हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। देखिए, साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसके लिए साइटोस्केलेटन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन जो है तो साइटोस्केलेटन की अगर हम लोग बात करें तो साइटोस्केलेटन जो है वो सेल में प्रेजेंट होता है। एंड ये जो है सेल को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी में हेल्पफुल होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखिए कैंप्स भी इससे पहले पढ़े थे, तो कैंप्स में क्या पढ़े थे कि कैंप्स हो गए या सेल जंक्शंस हो गए, वो क्या करते हैं कि साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। एंड वो इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, इन सब में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करें कि साइटोस्केलेटन जो है वो क्या है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है फिलामेंट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रो जो फिलामेंट्स है उनका, एंड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनका। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। तो अगर हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, किस चीज का, फिलामेंट्स का एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। यहाँ पे फिलामेंट्स मतलब माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। क्योंकि साइटोस्केलेटन के तीन पार्ट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इनका ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि करता क्या है, जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर्म करने का काम करता है। एंड यही जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ये साइटोस्केलेटन कहलाता है। अगर हम लोग स्केलेटन की बात करें और जो मसल्स हैं उनकी बात करें तो इनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मसल्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए, ताकि वो सेग्रीगेट हो सके और अपने डॉटर सेल्स में जा सके सेल डिवीजन के समय पे। आप सोच के देखिए, अगर सेल डिवीजन चल रहा है और अगर जो सेग्रीगेशन है वो नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं वो होंगे, उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि क्रोमोसोम्स जो है वो अपने डॉटर सेल्स में जा सके। अब ये जो अगर हम लोग बात करें साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि साइटोस्केलेटन के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ड्रॉ करिए। सॉरी, इसे राइट करिए। अगर आप देखें यहाँ पे साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन के अंदर इसके क्या क्या मेजर पार्ट हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप या पार्ट होता है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट हो गया, एक्टिन्स फिलामेंट्स हो गए, ये इनके अंदर आते हैं। एक्टिन से मिलकर के जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें भी एक्टिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारी चीजें अभी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आखिर है क्या। देखिए, अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो इससे पहले आप नोट करिए, अगर आप देखिए माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। एंड ये किस चीज से मिलकर के बने हुए होते हैं,
तो ये ट्यूबुलिन से मिलकर के बने हुए होते हैं, और इसी वजह से इनका जो नाम है वो माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड अगर इसके पार्ट की बात करें हम लोग कि ये किस चीज से बनकर मिलकर के बना हुआ है, तो ये ट्यूबुलिन से मिल करके बना हुआ होता है। अगर हम लोग इसके डायामीटर की बात करें कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका डायामीटर कितना होता है, तो इसका डायामीटर 25 नैनोमीटर का होता है। वहीं आप इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखेंगे तो वो 10 होगा, ठीक है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये करता क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेल को एक इंटरनल शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि स्केलेटन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो हमारे बॉडी को शेप दे रहा है, ठीक है। उसी तरह सेल को शेप देने में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं साइटोस्केलेटन, एंड साइटोस्केलेटन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप माइक्रोट्यूब्यूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है, ये इंटरनल शेप को प्रोवाइड करता है सेल को एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है न्यूक्लिक एंड जो सेल डिवीजन है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो जो क्रोमोसोम्स के जो सेग्रीगेशन का काम हो गया, सेल डिवीजन के समय पे बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो यूज होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के जो ट्यूबुलिन है उनसे मिलकर के ये बने हुए होते हैं। इनमें दो तरह के ट्यूबुलिन पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। तो इसे आप नोट करिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं नेचर में, हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो कि इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसके, यूकैरियोटिक सेल साइटोस्केलेटन में। यूकैरियोट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये करता क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो है सेल के शेप को मेंटेन करता है एंड फैसिलिटेट करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को। अगर जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनेल्स हैं या वेसिकल्स हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे ना कि उसमें वेसिकल फॉर्मेशन होता है। वेसिकल का फॉर्मेशन, उसके अंदर जो भी चीजें हैं जिसको अंदर से बाहर ले जाना है या फिर बाहर से अंदर ले आना है, उसमें वो चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो वेसिकल फॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हेल्पफुल होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जिनमें इनका यूज होता है। तो ये हमेशा याद रखे रहिएगा कि सेल डिवीजन में इसका यूज होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, तो ये जो सेग्रीगेशन होता है ना, जिम की मेटाप्लेट जो मेटाफेज पर जो इक्विलेटरल जो उसका प्लेट बन जाता है जिसे मेटाफेजिक प्लेट हम लोग कहते हैं, उसके बाद जब मेटाफेज से एनाफेज में जाता है सेल डिवीजन, ठीक है, तो वो क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं ना, और सेग्रीगेट हो करके पोल की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल ही पार्टिसिपेट करता है, वही अलग इनको करता है और इन दोनों को, दोनों पोल्स जो है उनके तरफ लेकर के जाता है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अलोंग विद दैट सेल की जो मोटिलिटी है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ
cilia एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन में भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इस वजह से जो सेल की मोटिलिटी है, उनकी जो मूवमेंट है, उनमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब ये ट्यूबुलिन कौन कौन से होते हैं, तो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इनकी जो असेंबली होती है वो किस तरीके से होती है, तो इनके अंदर जो है वो असेंबली एंड डिसअसेंबली का जो कंसेप्ट है वो होता है। एक एंड जो है वो पॉजिटिव एंड बन जाता है एंड एक एंड जो है वो नेगेटिव एंड हो जाता है। पॉजिटिव एंड पर असेंबली होता रहता है जहाँ पे अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन वो आते रहते हैं, वो अटैच होते रहते हैं एंड जहाँ पे नेगेटिव एंड है वहां से डिसअसेंबली होती रहती है। अब ये जो असेंबली और डिसअसेंबली का प्रोसेस है ये माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं काइनेसिन एंड डाइनिन। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं या कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इम्पोर्टेंट होता है असेंबली एंड डिसअसेंबली में, तो वहां पे प्रोटीन कौन से यूज होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो है काइनेसिन और जो डाइनिन प्रोटीन्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, तो उसमें आपको पूरे अच्छे से हम प्रोसेस बताएंगे। अभी के लिए आप साइटोस्केलेटन के जितने एलिमेंट्स हैं उसके बारे में जो एक बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं कि काइनेसिन एंड डाइनिन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किस तरह से जो प्रोटीन है दैट इज डायनेमिक्स, इनका जो डायनेमिक्स है वो किस तरीके का होता है, किस तरह से आखिर जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होते हैं, कैसे इनका जो फॉर्मेशन है असेंबली है वो होता है, कैसे इनका डिसअसेंबली होता है, ये सारी चीजें जो है ये डायनेमिक्स कहलाती हैं जिनकी वजह से इनका फॉर्मेशन हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग असेंबली और डिसअसेंबली के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है जहां पे रैपिडली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन या रैपिडली जो प्रोसेसेस हैं वो होते रहते हैं। ये प्रोसेस जो है दो तरह के होते हैं। पहला प्रोसेस होता है ग्रोथ प्रोसेस या जिसे कहते हैं असेंबली प्रोसेस, जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है, इसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो आ करके अटैच होते रहते हैं टू वन एंड। वहीं दूसरा जो प्रोसेस होता है जिसे डिसअसेंबली कहते हैं या कहते हैं कि ये जो है डीपोलिमराइजेशन हो रहा है। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, अगर कोई पॉलीमर फॉर्म हो रहा है एंड उसके मोनोमर आके उससे अटैच हो रहे हैं तो वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। वहीं अगर डीपोलिमराइजेशन है मतलब कि कोई पॉलीमर है उसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो उससे डिटैच होते जा रहे हैं, उससे अलग होते जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो डीपोलिमराइजेशन को ही श्रिंकेज या श्रिंक कहते हैं। और ये जो है ये किस तरीके से होता है, तो जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन में जो ट्यूबुलिन सब यूनिट है अल्फा बीटा वो आकर के अटैच होते हैं एंड डीपोलिमराइजेशन में ये जो ट्यूबुलिन सब यूनिट हैं ये क्या होते हैं, ये जो है डिटैच होते हैं। अब इस तरह से इनका जो प्रोसेस है वो होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जीटीपी का यूज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे एटीपी नहीं, यहाँ पे जीटीपी जो हाइड्रोलाइसिस है जीटीपी का जो यूज है वो होता है। अगर हम लोग बात करें मोटर प्रोटीन्स के, तो
मोटर प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो मोटर प्रोटीन्स जो है ट्यूबुलिन्स को आ करके अटैच कराने में हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन्स हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन्स, इनको अटैच करने के लिए, उनको ग्रोथ कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वाइल अगर हम लोग बात करें कि जब ये जीटीपी अटैच है तब तो जा करके अटैचमेंट हो रहा है, लेकिन अगर जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो गई, मतलब जीटीपी जो है वो जीडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया, तब क्या होगा कि ये जो ट्यूबुलिन्स है ये क्या होंगे, ये उससे डिटैच हो जाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है? पॉलीमराइजेशन में जो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन्स हैं ये जीटीपी के साथ आते हैं एंड अटैच करते रहते हैं जहां पे पॉलीमराइजेशन होगा। और डीपोलिमराइजेशन में क्या होता है, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो जाता है जहां पे जीटीपी जो है वो टूट जाता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, इतना सिंपल है, आप ऐसे याद रखिए। तो जीटीपी जब टूटेगा, जीटीपी जब हाइड्रोलाइज होगा, तब क्या होंगे कि ये जो ट्यूबुलिन्स के जो सब यूनिट है ये भी डिटैच होना शुरू कर जाते हैं एंड यहाँ पे डीपोलिमराइजेशन होता है। एंड ये होल जो प्रोसेस हो रहा है इसमें मोटर प्रोटीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। वहीं अगर आप देखें इसके रेगुलेशन की बात करें कि किस तरीके से ये रेगुलेट होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मैप्स कहा जाता है एंड इनका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, ये मोटर प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ मिल करके रेगुलेट करते हैं इस डायनेमिक प्रोसेस को एंड इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितनी लेंथ होगी माइक्रोट्यूब्यूल की एंड इनका कहाँ पे क्या फंक्शन होगा। तो अगर हम लोग रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में दो चीजें आती हैं, मोटर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। तो सिंपली डायनामिक्स में हमें तीन चीजों के बारे में याद रखना है। पहले असेंबली और डिसअसेंबली का कंसेप्ट याद रखना है, जहां पे असेंबली में पॉलीमराइजेशन होगा, डिसअसेंबली में डीपॉलीमराइजेशन होगा। एक एंड पे असेंबली होता है और दूसरे एंड पर क्या होगा, डिसअसेंबली होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे जीटीपी इन्वॉल्व होता है। तो मोटर प्रोटीन जीटीपी, इनके थ्रू ये जो है अटैचमेंट होता है, जहां पे पॉलीमराइजेशन के समय पे ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन्स जो है वो जीटीपी के साथ आते हैं एंड यहाँ पे आकर के अटैच होते हैं। डीपोलिमराइजेशन में जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होंगे मतलब ये डिटैच होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन यहाँ पे जीडीपी से इन्वॉल्व अटैचमेंट करते हैं एंड वहां से सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि दूसरे एंड पर जो डीपोलिमराइजेशन है वो प्रोसेस होता है एंड यहाँ पे मोटर प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करते हैं। तीसरी चीज ये कि रेगुलेशन आखिर ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, जहाँ पे एक चीज कुछ अलग ही हो रहा है, दूसरे एंड पे कुछ और ही हो रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स अलोंग विद द मोटर प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं एंड इनका रेगुलेशन होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो है एक इंफॉर्मेशन है जिसे आप देख लीजिए। अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। नवोदय बैच में होगा क्या, विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही में आपको बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास, क्लास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं, कैसे आपको उसको जो है देना चाहिए, क्या उसका पैटर्न होता है। उसके बाद वन शॉट जो रिवीजन वीडियोस हैं यूनिट वाइज ये भी डिस्कस होंगे।
अगर आपको इससे ज्वाइन होना है तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एनरोल आप हो सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है DNS20 कूपन कोड, अगर आप इसका यूज करेंगे तो इसके वजह से आपको जो 20% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आपको तीन चार चीजें तो एकदम आपके एकदम उंगली पे होनी चाहिए। पहली चीज ये कि ये जो सेल है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरी चीज ये कि ये जो है सेल जो है उसके साथ जो मूवमेंट हो गया उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तीसरी चीज ये कि ये सेल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है इनके वजह से होता है। चौथी चीज ये कि ये जो है बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, सेलुलर प्रोसेसेस हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, सेल के इंटीग्रिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आप याद करिए कि माइक्रोट्यूब्यूल जो था उसका डायमीटर कितना था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी हम लोग पढ़े। माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर होता है वो होता है 25 नैनोमीटर। ठीक है, वहीं अगर आप देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट का, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो डायमीटर होता है वो होता है लगभग 10 नैनोमीटर का। इंटरमीडिएट अगर हम लोग फिलामेंट की बात करें तो इसके पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कि इसके पास बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होता है, एंड ये जो है सेल्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। ये जो है फाइब्रस इंटरमीडिएट प्रोटीन के हेल्प से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये कैसे प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। तो फाइब्रस इंटरमीडिएट प्रोटीन से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो है टू एंटीपैरेलल जो डाइमर्स हैं उनके हेल्प से जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इनका अलग अलग, अगर आप देखें कि कुछ कुछ बुक्स हैं जिनमें इनका जो डायमीटर है किसी में 8 लिखा रहता है, किसी में 11, ओवरऑल जो है इसे 10 माना जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको 8 से 11 नैनोमीटर का कहा जाता है। एंड बिटवीन द diameters of the two other principal elements of the cytoskeleton। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है अगर आप उसको देखें तो जो एक्टिन है एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, तो एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर आप देखें तो एक्टिन का क्या होता है कि एक्टिन का जो डायमीटर होता है वो 7 नैनोमीटर का होता है। वहीं अगर आप देखें माइक्रोट्यूब्यूल को तो इसका जो डायमीटर है ये 25 नैनोमीटर का होता है। तो इन दोनों के जो बीच का होता है, ठीक है, डायमीटर वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। और वो कितना होता है? वो होता है 10 नैनोमीटर। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सबसे पहला ये पॉइंट हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसका बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मतलब ये जो सेल है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड हेंस ये जो है ये फाइब्रस कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रोप लाइक फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होता है, एंड ओवरऑल ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए सेल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो मेन जो इनका फंक्शन है, इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, इनका जो फ्लेक्सिबल रोप लाइक जो इनका जो स्ट्रक्चर है उनकी वजह से, ये जो है सेल में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, इस तरह से शॉर्टकट जो है वो आप अपने एग्जाम में मत यूज किया कीजिए, ठीक है, नोट्स तक ही सही रहता है, एग्जाम में आप अच्छे से लिखा करिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो केमिकली क्या होते हैं, एक हेट्रोजीनस ग्रुप होता है। हेट्रोजीनस ग्रुप यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, देखिए अगर हेट्रोजीनस कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि कोई एक ऐसा चीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई सब यूनिट्स या कंपोनेंट से मिल करके बने हुए हो, ठीक है। एंड यहीं पे अगर होमोजीनस लिखा रहता मतलब ये उसका जो कंपोजिशन है, उसके जो सब यूनिट है वो एक जैसे होंगे। तो ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। इसका जो स्ट्रक्चर है ह्यूमंस में वो इनकोड किया जाता है मोर देन 70 डिफरेंट जीन्स द्वारा, ठीक है। इतना तो ये तो जेनेटिक्स का बेसिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम समझा देते हैं कि देखिए जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। वो जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता है, अपने प्रोटीन्स को बनाता है, एंड ये प्रोटीन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना किसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा ये अगर कंपोनेंट है तो इसका बेसिक जो सब यूनिट है वो क्या है। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 70 जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को इनकोड करने के लिए, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगर बात करें हम लोग की जो टाइप्स हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के वो क्या क्या होते हैं, तो जो मेजर टाइप्स हैं वो होते हैं केराटिन फिलामेंट, उसके बाद होता है बायोमेटेन फिलामेंट्स, एंड देन न्यूरोफिलामेंट्स, और लास्ट में न्यूक्लियर लैमिनिन्स, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसके टाइप है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के टाइप हैं। न्यूक्लियर लैमिन जो है वो आप सुने होंगे, याद करिए कहाँ पढ़े हैं। न्यूक्लियर लैमिन जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड जस्ट बीनीथ इसका जो लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है ये एक इंटरमीडिएट का नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जब आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना जो कि क्या कहलाता है, न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर लैमिन्स जो है ये होते क्या है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है कई टाइप के हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग फंक्शन होता है, इनके थोड़ा बहुत कंपोजिशन भी वहां पे अलग हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे ये जो है इतने टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो जो भी टाइप्स वगैरह है या जो सब यूनिट है या फिर किस सब यूनिट में एटीपी यूज हो रहा है या जीटीपी यूज हो रहा है, ये सब पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद आप कंफ्यूज होने लगेंगे कि अच्छा किस कौन वाला था जिसमें जीटीपी यूज हो रहा था, किस वाले में कौन सा, अगर डाइनीन है तो ये किस वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल है या इंटरमीडिएट फिलामेंट है किसमें ये जो है इम्पोर्टेंट था, किसको ये रेगुलेट कर रहा था। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप याद करिए, फिर 3-4 दिन बाद इसे फिर से रिवाइज कर लीजिए। चलिए उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कि जो साइटोस्केलेटन है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो साइटोस्केलेटन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहले हम लोग जो है साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद उसके टाइप्स को भी पढ़ लिए हैं, फिर माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़े हैं, एंड उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें कि जो साइटोस्केलेटन है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्रोवाइड करता है,
परफॉर्म करता है। तो आई होप 3-4 पॉइंट तो आपको अभी तक एकदम अच्छे से याद हो गए होंगे। पहला चीज क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट को प्रोवाइड करता है सेल के अंदर साइटोस्केलेटन। उसके बाद इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। उसके बाद मोटिलिटी जो है, सेल की जो मूवमेंट्स है उनमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोटिलिटी के लिए कौन सा अभी हम लोग जो साइटोस्केलेटन का टाइप पढ़े थे वो जल्दी से आप बताइए। उसके बाद ये जो है डिटरमाइन करता है जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो है सेल के अंदर उसके स्ट्रक्चर को तो मेंटेन करता ही है, उसके बाद उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनका जो पोजीशन होगा, कौन सी चीज कहाँ पे रहेगी, इसका भी जो डिसीजन है वो यही करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो सेल डिवीजन है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये साइटोस्केलेटन के होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जो कि उस एक पर्टिकुलर जो टाइप है उसमें वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, वो उसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल जब आप साइटोस्केलेटन के बारे में आप पढ़ेंगे कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। एंड पर्टिकुलरली अगर किसी एक टाइप के बारे में पूछेगा तो उसी से रिलेटेड उसके जो फंक्शंस हैं उसे लिखिएगा, ये नहीं कि किसी में भी कुछ भी लिख दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो फिलामेंट के बारे में। तो माइक्रो फिलामेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो ट्यूबुलिन्स हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन्स, वो इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट था उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही माइक्रो फिलामेंट जो है ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्टिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता क्या है कि अप्रोक्सीमेटली ये जो है 7 से लेके 8 नैनोमीटर का इसका जो डायामीटर है वो होता है। किसी बुक में 7 लिखा रहता है, कहीं पे 8 लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो है आप जो है 8 बहुत जगह पे लिखा हुआ था एंड इसी वजह से जो है हम यहाँ पे 8 आपको बताए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप 7 और 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो 7 या 8 नैनोमीटर का होता है। एंड अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये जो है ग्लोबुलर सब यूनिट्स इसके होते हैं। एंड ये ग्लोबुलर सब यूनिट्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। कौन सा प्रोटीन होता है, दैट इज एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट फिलामेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। अगर उसमें आप देखें सबसे छोटा कौन होता है, तो सबसे छोटा जो है वो माइक्रोफिलामेंट होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी मेन मेजर कंपोनेंट की बात करें या मेजर सब यूनिट की बात करें जिसके हेल्प से ये बना हुआ होता है, तो इसमें जो इसका मेजर साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन है, मोस्ट जो सेल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन होता है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज होती है, तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स में एटीपी का यूज होता है। और एक्टिन मोनोमर्स जो हैं वो पॉलीमराइज होते हैं ताकि वो एक फ्लेक्सिबल हेलिकल जो फिलामेंट है उसको फॉर्म कर सके। तो माइक्रोट्यूब्यूल में क्या यूज हो रहा था, जीटीपी, और माइक्रोफिलामेंट में क्या यूज होगा, एटीपी। तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एफ एक्टिन जो है वो एंड माइक्रोफिलामेंट एक्टिन ये बेसिकली साइनोनिम्स होते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ फिलामेंट। एंड कॉन्सिक्वेंटली जो दोनों ही एंड्स होते हैं एक्टिन फिलामेंट के, उनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एंड इनके डिफरेंट जो डायनेमिक प्रॉपर्टी हैं वो होते हैं। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद और बताते हैं हम आपको। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे असेंबली एंड डिसअसेंबली की, किसके अंदर, एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर। एक्टिन फिलामेंट्स है क्या,
माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। एंड ये किस तरीके से जो इसका असेंबली है वो कैसे होता है, डिसअसेंबली कैसे होता है, एटीपी कैसे यूज होता है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक्टिन जो है वो सबसे पहले आइसोलेट हुआ था मसल सेल्स में। एंड इसमें जो है अगर हम लोग बात करें कि ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द सेल जो कंटेंट है या प्रोटीन है उसका ये अमाउंट होता है। एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मसल कंट्रैक्शन में। एक्टिन एंड मायोसिन, जब आप मसल कंट्रैक्शन पढ़े होंगे उसमें आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल जो एक्टिन मॉलिक्यूल होता है ये कैसा होता है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंड ये लगभग 375 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड अगर आप इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये 43 किलो डाल्टन का होता है। डी कभी शॉर्ट में नहीं लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ईच एक्टिन जो प्रोटीन होता है, मोनोमर जो होता है जो कि ग्लोबुलर एक्टिन है, तो जी एक्टिन इसे हम लोग कहते हैं। एंड ये एक्टिन जो मोनोमर है ये पॉलीमराइज होता है ताकि ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे ये फॉर्म कर सके। एंड यही जो है वो एफ एक्टिन कहलाता है। तो आपको आप दो चीज सुने होंगे, दैट इज जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जी एक्टिन जो है ना, एक्टिन का एक छोटा एक्टिन जो है जब वो इंडिविजुअली रहे, सेपरेट रहे और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो उसे जी एक्टिन कहते हैं। लेकिन जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है जहां पे ढेर सारे जो ग्लोबुलर एक्टिन हैं वो आते हैं, अरेंज होते हैं एंड एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगते हैं, तो वहां पे ये क्या कहलाता है, फिलामेंटस एक्टिन कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें ये जो एक मोनोमेरिक यूनिट है ये क्या होता है, ये रोटेट होता है 166 डिग्री पर इन द फिलामेंट्स, जिसके वजह से होता क्या है कि ये जो है अपीयर होने लगता है कि ये जो है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कुछ हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। एंड ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इसके रोटेशन की वजह से होता है। ये रोटेशन होता कितने डिग्री पर है, ये रोटेशन 166 डिग्री पर होता है। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो याद करने वाली हैं जो कि आपको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहली तो चीज ये है कि एक्टिन जो है सेल के अंदर एक बहुत ही अबंडेंट प्रोटीन होता है। मसल्स में अगर आप देखें तो मसल्स में ये बहुत ज्यादा अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लगभग 20%। अब एक्टिन की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिन जो है मायोसिन के साथ मसल कंट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। एक्टिन का जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसे जी एक्टिन कहते हैं, ये 375 अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 43 किलो डाल्टन का होता है। जब ये जी एक्टिन जो है ये आपस में अरेंज हो जाते हैं, पॉलीमराइजेशन को कर लेते हैं, तब ये फिलामेंटस एक्टिन को फॉर्म करते हैं। एंड ये जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, एफ एक्टिन कहलाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये 166 डिग्री पर रोटेट होता है, जिसकी वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो जो है ऐसे इनका अपीयरेंस होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स इनका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो थ्रेड लाइक प्रोटीनेशियस फाइबर की तरह अपीयर होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है
ये 8 नैनोमीटर का होता है। ये पर्टिकुलरली फाउंड होते हैं इन द मसल सेल्स एंड ये जो है कंसिस्ट होते हैं प्रोटीन एक्टिन से, मतलब एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं? मसल कंट्रैक्शन के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। एंड ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर मूवमेंट के लिए, जिसके अंदर क्या क्या आता है? साइटोकाइनेसिस हो गया, कंट्रैक्शन हो गया, या ग्लाइडिंग की प्रोसेस हो गई, वहां पे ये इन्वॉल्व होते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल डिवीजन जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे दो चीजें आती हैं ना, एक प्रोसेस कहलाता है साइटोकाइनेसिस एंड एक कार्योकाइनेसिस। दोनों क्या है? साइटोकाइनेसिस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होना, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस क्या होता है? कार्यो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होना। ठीक है, तो जो साइटोकाइनेसिस है उसमें जो है ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, अलोंग विद दैट जो ग्लाइडिंग की प्रोसेस है, ग्लाइडिंग याद करिए कहाँ आप लोग पढ़े थे, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन जो है उसमें में बहुत सारे मोटर प्रोटीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं इसके लिए। ये मोटर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि साइटोस्केलेटन के जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो साइटोस्केलेटन के 3 मेजर पार्ट्स हैं और वो हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों फिलामेंट्स जो, ये तीनों जो स्ट्रक्चर है इनका डायमीटर अलग अलग होता है, ये पर्टिकुलर किसी किसी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं एंड ये जो है सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Along with that, साइटोस्केलेटन के अंदर और भी बहुत सारे मोटर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन का जो फ्रेमवर्क है उसके फॉर्मेशन के लिए, उसका जो फंक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो मेजर मोटर प्रोटीन्स हैं इनमें ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया काइनेसिन, उसके बाद डायनीन एंड देन मायोसिन। ये मोटर प्रोटीन्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन को, इसके जो फंक्शंस हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेन्स के बारे में, सॉरी काइनेसिन के बारे में। ये क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मूव होते हैं अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड कैरी करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को, एंड इस वजह से ये जो रेगुलेशन है उसमें ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये पुलिंग का काम करते हैं, ये जो ऑर्गेनल्स हैं उनको पुल करते हैं अलोंग द सेल मेम्ब्रेन एंड इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी जो पोजीशनिंग है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है डाइनिन। डाइनिन जो है वो भी पुलिंग का काम करता है एंड ये जो है सेल के जो न्यूक्लियस है उसके तरफ जो ऑर्गेनल्स हैं उनको लाने का काम करता है। तो अगर आप देखें काइनेसिन को, तो काइनेसिन क्या कर रहा है? ऑर्गेनल्स को जो है वो अलोंग द जो सेल मेम्ब्रेन है उसके तरफ ले जा रहा है, मतलब जो ऑर्गेनल्स है इधर की तरफ। और वहीं अगर आप डाइनिन की बात करें तो ये जो ऑर्गेनल्स है उनको न्यूक्लियस के तरफ ले आता है, उसको मतलब पुल करता है। तो न्यूक्लियस मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में ना, तो सेंटर की तरफ ये जो है पुलिंग का काम करता है एंड इन दोनों के रेगुलेशन के वजह से, कोऑर्डिनेशन के वजह से जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है उनकी पोजीशनिंग होती है। तो याद करिए जब हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे तो हम लोग कहे थे ना कि जो साइटोस्केलेटन है वो सेल ऑर्गेनल के अंदर उसकी जो सेल जो है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी पोजीशनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसमें से एक जो मेजर फैक्टर है वो होता है काइनेसिन एंड डाइनिन। काइनेसिन एंड डाइनिन और भी कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होता है याद करिए, अभी हम लोग पढ़े। अरे जब मोटर प्रोटीन्स को हम लोग पढ़े थे किसके अंदर? माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उसमें हम लोग काइनेसिन और डाइनिन पढ़े थे ना।
उसी की बात हो रही थी। चलिए, उसके बाद हो गया मायोसिन। मायोसिन का नाम किसके साथ आता है? एक्टिन के साथ, जब मसल कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मायोसिन जो है वो इंटरैक्ट करता है एक्टिन प्रोटीन के साथ एंड रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कंट्रैक्शन के लिए। तो ये जो मायोसिन है ये क्या कर रहा है? ये एक्टिन के साथ जो है वो इंटरैक्ट होता है एंड प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं सेल में जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मायोसिन जो है सेल में जो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हो गई, इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हो गई, उसमें जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो अलोंग विद दैट जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है उसमें भी जो मायोसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको साइटोस्केलेटन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके बाद जो साइटोस्केलेटन के जो मोटर प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। एट लास्ट, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्सव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की होती है एंड वैलिडिटी जो है टिल द एग्जाम आपका वो रहेगा। एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास हो गया, लाइव डाउट क्लास हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, नोट्स हो गए, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो सॉल्विंग, ये सारी चीजें होंगी। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको अगर इसमें एनरोल होना है तो आप जो है क्या करेंगे कि प्ले स्टोर से जो डीएनएस एडुकेयर ऐप है उसको प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड करिए, एनरोल होइए। एंड अगर आपको जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि DNS20 जो है कूपन कोड, इसको आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको 20% जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड जो लेक्चर था वो भी समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।